आपके एफएससी एग्जाम्स में दिन थोड़े रह गए हैं, इसलिए कुछ जनरल गाइडलाइंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जिनको आप लोग अगर अडॉप्ट करते हैं तो आप लोग काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलहा अशरफ ज़िया है और आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एफएससी एग्ज़ाम्स में बच्चे अच्छा परफॉर्म कैसे कर सकते हैं। आप सबको भी आइडिया है कि हमारे एफएससी एग्ज़ाम्स में दो चीज़ें जो है वो मेनली काउंट करती हैं, एक आपकी प्रेपरेशन है और एक आपकी प्रेजेंटेशन है जो आपने अल्टीमेटली अपने पेपर में जाके परफॉर्म करना है। अब अगर हम प्रेपरेशन वाली चीज़ को देखें तो प्रेपरेशन वाली चीज़ में एक तो चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपकी जो ग्रिप है आपके पूरे सिलेबस के ऊपर वो अच्छी होनी चाहिए। और इसके अलावा आप लोगों ने अपनी जो बेसिक जो तैयारी है वो आपने पूरे सिलेबस की करनी है। बहुत से बच्चे टोटली पेयरिंग स्कीम्स पे रिलाय करते हैं। मेरी अप्रोच थोड़ी सी अलग होती थी और मैं बच्चों को भी यही रिकमेंड करता हूं कि आप प्रिपेयर सब कुछ करें, पेयरिंग स्कीम को आप फॉलो करें या रखें अपनी रिवीजन या एंड वाले टाइम के लिए। अगर आप पूरी पूरी तैयारी पेयरिंग स्कीम के हवाले से करते हैं तो पेयरिंग स्कीम कभी कभी फॉलो नहीं भी होती और ना फॉलो होने की सूरत में फिर बच्चे जो है सफर करते हैं और फिर वो एक अलग से मार्क्स अपने लूज कर देते हैं। तो एक जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के हवाले से वो ये है कि आपने अपनी प्रेपरेशन फुल सिलेबस की करनी है और इसके अलावा जो पेयरिंग स्कीम है उसको आपने कंसल्ट या रिव्यू ज़रूर करना है, लेकिन उसको आपने करना है एट द टाइम ऑफ योर रिविजन्स की बात कर लें तो आपके एफएससी एग्जाम्स की तैयारी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रिविजन्स। एक दफ़ा सिलेबस कर लेने से चीज़ें याद नहीं रहती, मैक्सिमम रिविजन्स आप लोग करेंगे तभी जाके वो चीज़ आपके फिंगर टिप्स पे होगी और आप उसको अच्छे से जो है अल्टीमेटली रिप्रोड्यूस कर सकेंगे अपने पेपर के अंदर। फिर अब तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। एक ये आ जाता है कि जी क्या हमने हर चीज का पूरा पूरा रट्टा मारना है। एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि जी शीट्स की मैनेजमेंट कैसे करनी है और फिर अल्टीमेटली एक चीज आ जाती है कि टाइम की मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है। 100% रट्टा नहीं मारना होता आपने एफएससी के अंदर। ये एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि जी ए टू जी पूरी पूरी लाइंस आपने याद करनी है और फिर छाप आनी है पेपर में तो पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आपको बेसिक जो क्रक्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो पता होना चाहिए और अगर तो कोई की वर्ड्स है तो वो आपको पता होने चाहिए और वही की वर्ड्स जब आपकी जो बुक में लिखे हुए हैं उन्हीं को आप हाईलाइट करके अपने पेपर के अंदर लिखेंगे तो वो अल्टीमेटली आपको उसके नंबर मिलेंगे। इसके अलावा डेफिनेशंस ऐसी चीजें हैं कि वो आपको ए टू जी वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए और उसको आप पूरा बोल्ड करके भी लिखे तो अगर आपके वर्ड्स मैच करे हो तो वो एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ेंगे। तो डेफिनेशंस और कीवर्ड्स के अलावा ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत है कि आपने पूरे पूरे जो है वो पेजेस जो है रटने होते हैं और याद करने होते हैं। सेम गोज फॉर उर्दू। उर्दू के अंदर कुछ बच्चे तशरीहें याद कर रहे होते हैं और पता नहीं पूरा पूरा जो है वो ए टू जी याद करते हैं। आपने तशरीहें याद नहीं करनी, इवन जो खुलासे वगैरह भी हैं उसका भी अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट आता है तो आप उसकी जितनी लेंथ रिक्वायर्ड है वो आप उसके अगेंस्ट जाके अपना पेपर में अटेम्प्ट करेंगे तो आपको उसके नंबर मिल जाएंगे। खुलासे का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि जी जो टीचरों ने आपको याद करवाया आपने ए टू जी वर्ड टू वर्ड वही रिप्रोड्यूस करना है। तशरीह का भी यही हिसाब किताब है कि आपको अगर तो मफहूम पता है शेर का तो आप इतने जोगे होने चाहिए कि आप उसकी तशरीह वगैरह खुद लिख सकें और बीच में जो हवाले हैं वो आप याद करें, उसको आप जरूर याद करें। आपके एसेज हैं उसके अंदर आपके जो हवाले हैं वो याद करें। एसेज को भी रट्टा मारने याद करने, खत जो है मजमून हो गए, आपकी एप्लीकेशंस हो गई, रुदात वगैरह हो गई, इन चीज़ों की जो है अगर आप रट्टे मारने लग जाएंगे तो आप खाम खाम अपने दिमाग को जो है वो सेचुरेट करेंगे। शीट्स और टाइम के हवाले से इस चीज़ को आपने हमेशा जहन में रखना है कि शीट्स और टाइम की मैनेजमेंट आपसे तब तक नहीं होगी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते और प्रैक्टिस आपने करनी है एफएलपीज की फुल लेंथ पेपर्स की। जितना टाइम आपको बोर्ड के अंदर गिवन होता है उतने टाइम के अंदर पूरा एक फुल फ्लेज पेपर आपने करना है। एमसीक्यूज का एक फिक्स टाइम होता है बोर्ड के अंदर और बाकी के पेपर का एक फिक्स टाइम होता है। तो वो जो एमसीक्यूज वाला टाइम है वो एमसीक्यूज के लिए यूज करें और जो बकिया टाइम आपके पास बचता है उसको यूटिलाइज करें अल्टीमेटली अपने बोर्ड के अंदर जो आपने अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है वो। और आपको आइडिया होना चाहिए कि एफएससी के अंदर ना आपको दो मसले फेस करने को मिलते हैं अपने बोर्ड्स के अंदर। एक आपके जो लेंथ ऑफ पेपर है वो और एक टाइम मैनेजमेंट। लेंथ ऑफ पेपर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को कितने पेजेस में जो है रैप अप कर रहे हैं,
लॉन्ग क्वेश्चंस को कितने पेजेस में रैप अप कर रहे हैं। मुझे याद है कि मुझे 2 सब्जेक्ट्स में बड़ा इशू आता था शीट्स की मैनेजमेंट में, एक बायोलॉजी था और एक उर्दू था, क्योंकि उर्दू के अंदर एक वो कंडीशन हमारे सर कहते थे कि जी 10 पेजेस का मजमून लिखना है, तो उसके लिए 10 पेजेस एंड पे छोड़ना बड़ा मुश्किल होता था और वो हम बड़ा टाइम जो है मैनेज करके और शीट्स को मैनेज करके अल्टीमेटली वो शीट्स जो है छोड़ा करते थे। और इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि आपने किस ऑर्डर में सवाल करने हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपने एक सेक्शन को सॉल्व करना शुरू कर दिया और एक क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दिया तो उसके सारे पार्ट्स को आपने एक टाइम पे सॉल्व करना है। आप पार्ट्स की जो वो है जो ऑर्डर है उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस का ऑर्डर ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए आपने कर लिया फिर 3 का बी किया तो आपको याद आएगा जी 2 का सी अब कर लेता हूं। इस तरह नहीं होगा। 2 शुरू किया है तो उसके जो 6 आपने शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो इकट्ठे करने हैं, आप उनका ऑर्डर ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 की जगह क्वेश्चन नंबर 4 को पहले अटेम्प्ट करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसको मुकम्मल करके ही आपने जाना है। कोशिश आपने ये करनी है कि उन चीज़ों को पहले अटेम्प्ट करें जो आपको अच्छे से आती हैं और ये कि जिनकी आपके पास अच्छी ग्रिप है, जिनके डायग्राम्स वगैरह आपको आते हैं। अब डायग्राम्स वाली बात से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे सामने आती है वो ये है कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एक तो उसके अंदर जो आप पहले के जो 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं उसके अंदर डायग्राम्स को ऐड करें। अब ये डायग्राम्स को आप ऐड करेंगे अपनी प्रैक्टिस के दौरान तो जाके आप एंड पे जो है टाइम को भी मैनेज कर पाएंगे और शीट्स को भी मैनेज कर पाएंगे। बच्चों का ये कहना होता है कि जी इस तरह से तो जी टाइम नहीं मैनेज होता, शीट्स नहीं मैनेज होती। भाई मैंने तो किया था, और अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तब आप कर पाओगे अल्टीमेटली। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी और आप एंड टाइम पे करने जाओगे तो फिर आपसे मैनेज नहीं हो पाएगा। इसी तरह डायग्राम्स का होना बड़ा जरूरी है आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में। हर लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ही वो करना है जिसके अंदर आप डायग्राम बना सकें। डायग्राम मल्टीपल तरह की होती है, कुछ डायग्राम्स वो होती हैं जो आपकी बुक के अंदर बनी हुई हैं, कुछ डायग्राम्स वो होती हैं जो आप खुद से बना सकते हैं। डायग्राम्स के बनाने में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, और इवन कुछ ऐसी भी डायग्राम्स होती हैं जिसमें आप जो है कोई फ्लो चार्ट बना सकते हैं, जिसमें आप कोई वो बबल सा बना सकते हैं और उसमें आप जो पॉइंट्स वगैरह मेंशन कर सकते हैं। सेम गोज फॉर पाक स्टडीज और इस्लामियात। इवन पाक स्टडीज और इस्लामियात में भी हम लोग डायग्राम्स ड्रॉ किया करते थे। पाक स्टडीज के अंदर पाकिस्तान का झंडा बना देना, पाकिस्तान का नक्शा बना देना, इस तरह की चीज़ें हमने की हुई हैं और अल्टीमेटली ये चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आपने पूरे मार्क्स सिक्योर करने हैं और आप चाहते हैं कि जी कोई भी मार्जिन ना रहे तो आपको इस तरह की एक्स्ट्रा चीज़ें करनी होगी जो बाकी बच्चे नहीं कर रहे। हमारे टीचर का एक रूल ऑफ थंब था कि जी आपके हर जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर आपने हाफ पेज पे करना है, यानी आपके एक पेज के ऊपर 2 आएंगे। तो हम इसी को फॉलो किया करते थे और उसमें यह था कि हमें जैसे भी घसीट के आंसर की लेंथ को लंबा करना पड़ता था, लेकिन हम कर लिया करते थे। लेकिन घसीटने के चक्कर में कभी ना गलत जवाब लिखा, ना ही कभी यूजलेस जवाब लिखा, ना ही कभी इररेलेवेंट जवाब लिखा। जो रेलेवेंट सवाल है, जो पूछी हुई चीज़ है, उसको हमेशा टॉप पे मेंशन कर दे ताकि एग्जामिनर को पता हो कि यार ये चीज़ जो मैंने पूछी हुई है वो इसने टॉप पे मेंशन की हुई है। फिर उससे रेलेवेंट चीज़ें आप जो है बाद में ऐड कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से एक और इंपॉर्टेंट टिप ये होती है कि शॉर्ट क्वेश्चन में हेडिंग बनाने की आदत डालें। अगर डेफिनेशन पूछी हुई है तो एक हेडिंग डेफिनेशन की दें, एक एक्सप्लेनेशन की दें, एक एग्जांपल की दें, एक डायग्राम की दें। इस तरह कर करा के जितना भी आप उसके अंदर गुड़ डाल सकते हैं डालें, क्योंकि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितना एफर्ट करेंगे उतने मार्क्स मिलेंगे। एंड पे अगर थोड़ी सी बात मैं प्रैक्टिकल्स के बारे में कर लूँ तो अलबत्ता प्रैक्टिकल्स तो आपके बाद में होंगे। प्रैक्टिकल्स के लिए ये है कि प्रैक्टिकल के लिए आपकी प्रैक्टिकल कॉपी का पूरा है वो होना जरूरी है। प्रैक्टिकल कॉपी में अक्सर औकात मसला तब डल जाता है कि जब आपकी हैंड राइटिंग मैच नहीं कर रही होती, और वो जो उस टाइम के एग्जामिनर होते हैं वो फिर गुस्सा करते हैं इस बात पे। दूसरा, थोड़ा बहुत नो हाउ होना आपके लिए ज़रूरी है। प्रैक्टिकल ना आपकी टोटली किस्मत पे डिपेंड करता है। अगर कोई अच्छा जो आपका वो एग्जामिनर है वो आपसे शायद प्रैक्टिकल ना करवाए, और कुछ ऐसे होते हैं कि वो आपके बाकायदा आपके सामने सर्किट्स वगैरह रख देते हैं, या बायोलॉजी के अंदर वो इस तरह की चीज़ें आपके पास रिएक्शंस वगैरह के लिए रख देते हैं, केमिस्ट्री के अंदर आपके सामने रिएजेंट्स वगैरह रख देते हैं कि जी ये परफॉर्म करके दिखाओ। तो उसके लिए नो हाउ आपकी होना ज़रूरी है। अगर तो आपने कॉलेज में या अकेडमी में परफॉर्म किए हैं, देखे भी हैं एटलीस्ट, तो आप उसको कर पाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा मसला आपको फेस करने को मिलेगा। एंड के ऊपर अगर थोड़ा सा एमसीक्यूज को टच कर लूँ तो एमसीक्यूज के बारे में बच्चों का बड़ा डाउट होता है कि यार एमसीक्यूज को हम कैसे करें। एमसीक्यूज में मेरे भी मार्क्स लूज हुआ करते थे। एमसीक्यूज को करने का एक तरीका तो ये है कि पास्ट पेपर्स के अंदर जो एमसीक्यूज आए हुए हैं उनको कंसल्ट करें, उन्हें अच्छे तरीके से करें। अगर आप उन्हें अच्छे तरीके से कर लेंगे तो 80 to 90% आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे। दूसरा ये है कि जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ें तो थॉरोली पढ़ने की कोशिश करें, अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि कोई चीज़ स्किप ना करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अल्लाह से दुआ करें
होप फॉर द बेस्ट, और अल्लाह से दुआ ये करनी है कि एग्जामिनर के मूड पे बड़ा डिपेंड करता है कि आपके कितने नंबर आएंगे, और कभी कभी अनजस्ट मार्किंग भी हो जाती है, उसको आप बाद में चैलेंज करते रहें, रोते पिटते रहें, उसका कुछ नहीं होगा। आप पेपर दे के अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह के ऊपर छोड़ दें कि अल्लाह मैंने पूरी मेहनत की, अब आपके ऊपर है। प्लीज़ एग्जामिनर के जो है वो अच्छे मूड के ऊपर, और जो है एग्जामिनर का मूड अच्छा हो, एग्जामिनर अच्छी चेकिंग करे और हक हलाल की चेकिंग करे, तो बस आपने अल्टीमेटली अपनी पूरी मेहनत करके अल्लाह के ऊपर छोड़ देना, और फिर अल्लाह के लिए जो आपके लिए बेहतर होगा अल्लाह ताला वही करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। कुछ करके दिखाना है।